हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग हमारा चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट को वन शॉट में रिवाइज करेंगे और कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 सीबीएसई का और हमारा चल रहा है वन शॉट सीरीज जिसमें हम लोग सारे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट किए हैं। अभी तक एक चैप्टर बाकी है, चैप्टर नंबर 4, जिसका वीडियो इस चैप्टर के बाद अपलोड किया जाएगा। तब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा सिलेबस वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? सबसे पहले मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अब समझना। इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करता है। बहुत सारे कंट्री इंडिया के साथ रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हम जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉरेनर्स लोगों को भी इंडियन करेंसी जरूरत होता है, उनका फॉरेन करेंसी में भी ट्रांजैक्शन होता है। तो ये जो इतना सारा ट्रांजैक्शन है, ये सभी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के थ्रू मैनेज करते हैं। तो हर गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के थ्रू जितना भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है उसको मैनेज करता है। तो बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट इन विच ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है बिटवीन रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेसिडेंट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा सभी को रिकॉर्ड करता है। वो आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें हम कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसी को सिर्फ रिकॉर्ड किया जाएगा। मान लो मैं कोई सामान खरीदता हूं, मैं रेसिडेंट हूं इंडिया का, मैं यूएस से कोई सामान इंपोर्ट करता हूं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, इसमें रेसिडेंट का ट्रांजैक्शन, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किया जाता है। अब ये रेसिडेंट कौन होता है? ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं रेसिडेंट का डेफिनेशन। रेसिडेंट कौन होता है, किसको रेसिडेंट में इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना है, ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 में पढ़े हैं, चैप्टर 2 में पढ़े हैं? चैप्टर 2 में पढ़े हैं आई थिंक। हाँ, चैप्टर 2 में था डेफिनेशन, 3 में तो नेशनल इनकम शुरू हो गया था। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग रेसिडेंट का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग। अब कौन कौन सा ट्रांजेक्शन, तो ये मैं स्किप कर रहा हूं बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में कवर कर लिए हैं, कौन होता है रेसिडेंट। ठीक है, अब कौन कौन सा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और कितने प्रकार का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है? बेसिकली 4 प्रकार का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता है। फर्स्ट है विजिबल आइटम का, दूसरा है इनविजिबल आइटम का, तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांसफर का और चौथा है कैपिटल ट्रांसफर का। सबसे पहला बात करते हैं विजिबल आइटम। जितना भी गुड्स हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स क्या होता है? गुड्स इज अ विजिबल आइटम। ठीक है, दिस इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड. These are called visible item as they are made of some matter or material and can be seen, touched and measured. The movement of such item is open and can be verified by custom officials. Custom officials कौन होते हैं? जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जाते हैं, एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे कस्टम डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो कि उस चीज को वेरीफाई करते हैं कि तुम क्या इंपोर्ट कर रहे हो, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स का पेमेंट किए हो या नहीं किए हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम के अंदर क्या होता है? सर्विसेज होता है। सर्विसेज आर नॉट विजिबल, तो सर्विसेज जितना भी है, इनविजिबल आइटम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। जितना भी सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब इनविजिबल आइटम है। विच आर गिवन एंड रिसीव्ड, दिस आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम एंड दे कैन नॉट बी सीन, टच्ड, फेल्ट और मेजर्ड। थर्ड होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन वे ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर। ये कब किया जाता है? मान लो मेरा कोई भाई रहता है यूएस में, मैं उसके पढ़ाई के खर्चे के लिए पैसा भेज रहा हूं, मैं उसे कोई सामान भेज रहा हूं, वो मुझे कोई सामान भेज रहा है, ये है वन वे ट्रांसफर। तो जितना भी वन वे ट्रांसफर होता है, गिफ्ट मिल गया, ग्रांट मिल गया या और कोई प्रकार का पेमेंट हम लेना देना कर रहे हैं फॉरेन के साथ, मतलब नॉन रेसिडेंट के साथ, तो ये सारा चीज यूनिलैटरल ट्रांसफर के अंदर में आ जाता है। यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड्स गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंसेस एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शन। जितना भी वन वे ट्रांजैक्शन होगा सब हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफर के अंदर में लिखेंगे। फोर्थ और आखिरी है हमारा कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर के अंदर जितना भी लोन्स, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट है, ये सारा हमारा कैपिटल ट्रांसफर के अंदर में आ जाएगा। कैपिटल ट्रांसफर रिलेट टू कैपिटल रिसीट्स थ्रू बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट एंड कैपिटल पेमेंट थ्रू कैपिटल रीपेमेंट और परचेज ऑफ एसेट। अगर हम कोई एसेट को परचेज कर रहे हैं, कोई एसेट को सेल कर रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं या लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, ये सभी चीज हमारा पॉइंट नंबर 4 कैपिटल ट्रांसफर के अंदर में आ जाता है। बात क्लियर है?
तो मेरे हिसाब से चारों पॉइंट क्लियर है। चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या स्ट्रक्चर होता है? जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक नॉर्मल लेजर अकाउंट के थ्रू जैसा होता है, जैसा तुम ट्रायल बैलेंस बनाते हो, जैसा तुम लेजर अकाउंट बनाते हो जिसमें एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, उसी तरीके से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी दो साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है। क्रेडिट साइड में जितना भी इनफ्लोज ऑफ और सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है हम उसको लिखते हैं, और डेबिट साइड में जितना भी आउटफ्लो है जिससे हमारे हाथ से फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ेगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम डेबिट में लिखते हैं, इनफ्लो को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। और लास्ट में हम चेक करते हैं क्या ये दोनों बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है हमेशा ये सब बैलेंस हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट तो लास्ट में बैलेंस करना पड़ता है, मतलब बैलेंस होता नहीं है ऑटोमेटिकली, हम उसको करवाते हैं बैलेंस। ठीक है, कुछ हम लोग एकोमोडेटिंग आइटम का ट्रांजैक्शन करके, वो हम लोग इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। व्हाट आर एकोमोडेटिंग आइटम, व्हाट आर और भी बहुत प्रकार के आइटम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मानकर चलो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को एट द एंड में बैलेंस करवाना पड़ता है। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस को जानबूझकर हम करते हैं जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड में आकर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट तीन प्रकार से हो सकता है। या तो बैलेंस्ड बीओपी हो सकता है जिसमें जितना पैसा आया जितना पैसा गया वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए। सरप्लस बीओपी हो सकता है। सरप्लस बीओपी का मतलब हम रिसीव ज्यादा किए हैं पे कम किए हैं, तो ये हो गया हमारे लिए सरप्लस बीओपी। डेफिसिट बीओपी का मतलब हम पे ज्यादा किए हैं रिसीव कम किए हैं, तो ये हो गया हमारा डेफिसिट बीओपी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तीन प्रकार से अकाउंट हो सकता है, या तो बैलेंस्ड बीओपी हो सकता है, या तो सरप्लस बीओपी हो सकता है, या तो डेफिसिट बीओपी हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ, देखो यहां पर पेमेंट नहीं लिखा है, यहां पर ट्रेड लिखा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, हाँ वो एक के अंदर ही एक आता है, एक का हिस्सा है, लेकिन दोनों हम अलग अलग पढ़ेंगे और बाद में जाकर समझेंगे कि किस तरीके से ये दोनों आपस में रिलेटेड भी है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या आता है, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में बीओपी में चार प्रकार का आइटम पढ़े। पहला विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। चार प्रकार का आइटम पढ़े, लेकिन इसमें से सिर्फ पहला आइटम को लेकर जब हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ पहला आइटम विजिबल आइटम को लेकर, तो इसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का ट्रांजैक्शन किया जाता है, वो किसका, विजिबल आइटम का ट्रांजैक्शन किया जाएगा। जब हम उसमें इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक आइटम होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में चार आइटम होता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जितना हम एक्सपोर्ट किए, एक्सपोर्ट करने से क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होगा, मतलब हम इसे लिख सकते हैं इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। जितना हम इंपोर्ट करेंगे, गुड्स अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो भी लिख सकते हैं, या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी लिख सकते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड भी तीन प्रकार से हो सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बैलेंस बीओटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीओटी, बॉट बीओटी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीओटी। तो बीओटी का अकाउंट जो है वो भी तीन प्रकार से हो सकता है, या तो बैलेंस्ड बीओटी हो सकता है, या तो सरप्लस बीओटी हो सकता है, या तो डेफिसिट बीओटी हो सकता है। तो हमारा बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे तीन प्रकार का बीओटी अकाउंट। पहला हो गया सरप्लस बीओटी। तुम बताओ सरप्लस बीओटी क्या होगा। सरप्लस बीओटी का मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ, इंपोर्ट कम हुआ। व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, हम इसे क्या बोलेंगे, सरप्लस बीओटी बोलेंगे। बिकॉज रीजन क्या है, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा कर रहे हैं हम लोग तो हमारा इनफ्लो ज्यादा होगा, आउटफ्लो कम होगा, तो नेट में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस बीओटी। डेफिसिट बीओटी के केस में एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से कम होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिसिट बीओटी बोलेंगे। ठीक है, और आखिरी में आता है बैलेंस्ड बीओटी, जो कि जनरली रियल लाइफ में कभी होता नहीं है, तो फिर भी मैं लिख देता हूं बैलेंस्ड बीओटी। बैलेंस्ड बीओटी क्या होगा, एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट हो जाए हम उसे बोलेंगे बैलेंस्ड बीओटी। ठीक है, मेरे हिसाब से तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, सरप्लस बीओटी, डेफिसिट बीओटी और बैलेंस्ड बीओटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच का डिफरेंस। तुम बताओ मुझे क्या होगा डिफरेंस।
बैलेंस ऑफ ट्रेड में सर एक आइटम होता है, कौन सा? विजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 आइटम होता है, कौन कौन सा? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल, चारों ट्रांजैक्शंस को जब हम ऐड कर देते हैं हमारे पास क्या मिल जाता है? हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट मिल जाता है। सिर्फ अगर एक आइटम को देखेंगे विजिबल को तो हमें क्या मिलेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड मिलेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन स्क्रीन में दिया गया है, एक बार फटाफट से देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, बेसिस को भी याद करना है और पॉइंट्स को भी याद करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, सबसे पहला मीनिंग, बीओटी का मतलब क्या हो गया? बीओटी रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। और यहां पर क्या दिया हुआ है? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑल का मतलब 4 ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा? सिर्फ विजिबल आ जाएगा यहां पर, पहला विजिबल, दूसरा इनविजिबल, तीसरा यूनिलैटरल और चौथा कैपिटल। कैपिटल ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी कैपिटल ट्रांजैक्शन, वो तो हमें पता चल गया था। कैसे? ऊपर जब हम बात किए विजिबल तो फिर कैपिटल नहीं लिखना अलग जरूरी, ये बेफालतू का पॉइंट है, अननेसेसरी पॉइंट बढ़ाया गया है। अननेसेसरी यहां लिखा गया डू नॉट इंक्लूड कैपिटल ट्रांजैक्शन। हमें पता है जब तुम बोले कि सिर्फ विजिबल इंक्लूड होगा, इसका मतलब यह भी है कि इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन क्या करें, 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो ये जबरदस्ती का एक पॉइंट बीच में घुसाया गया है, ठीक है। इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर। स्कोप, नैरो स्कोप बिकॉज सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, वाइडर स्कोप बिकॉज ये सारे ट्रांजैक्शंस को कवर करता है। सेटलमेंट, अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी, दिस वन इज इंपॉर्टेंट और ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। अगर बीओटी अकाउंट में अनफेवरेबल है, मतलब अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, शॉर्टेज आ रहा है, बीओटी में अगर शॉर्टेज आ रहा है तो बाकी कंपोनेंट से हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बीओपी अकाउंट में शॉर्टेज आ रहा है तो ऑलरेडी चारों कंपोनेंट इंक्लूड हो चुका है, अब तो कोई कंपोनेंट बचा ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अब हम जबरदस्ती कुछ ट्रांजैक्शंस को इंकर करेंगे। देखो समझो, डिफरेंस को समझो। बीओटी में एक प्रकार का ट्रांजैक्शन लिया गया, यहां पर 4 प्रकार का ट्रांजैक्शन लिया गया। जब एक प्रकार का ट्रांजैक्शन लिए और उसमें हमारा शॉर्टेज आ गया तो इस शॉर्टेज का भरपाई हम कर सकते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर से कर सकते हैं, सर्विसेज से कर सकते हैं, या फिर कैपिटल ट्रांसफर से इसका भरपाई करके हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब बीओपी में शॉर्टेज आ गया, मतलब चारों प्रकार का ट्रांजैक्शन तुम ऐड कर चुके हो लेकिन फिर भी क्या आ रहा है? शॉर्टेज आ रहा है। तो अब क्या करोगे? अब कुछ ट्रांजैक्शन जानबूझकर तुम्हें करना पड़ेगा, उस शॉर्टेज का भरपाई करने के लिए तुम्हें जानबूझकर कुछ ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, जिसे हम एकोमोडेटिंग आइटम भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा हो गया शॉर्टेज का, तो वही चीज लिखा गया है। अगर अनफेवरेबल बैलेंस है बीओटी में तब तो हम फेवरेबल बीओपी के साथ एडजस्ट कर देंगे, लेकिन अगर बीओपी में ही अनफेवरेबल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अनफेवरेबल है, तब उसे हम बीओटी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बीओटी का कंपोनेंट बीओपी में इंक्लूडेड है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस पेमेंट, क्या क्या कंपोनेंट होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का कुछ कंपोनेंट्स होता है। क्या क्या कंपोनेंट है सर? अभी तो पढ़े थे 4 कंपोनेंट, विजिबल, इनविजिबल, वो कंपोनेंट नहीं था, वो आइटम्स था। क्या क्या आइटम्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट बना गया, ये कंपोनेंट नहीं था, ठीक है। दीज आर नॉट कंपोनेंट। कौन कौन सा प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है ये वो लिखा गया था। कंपोनेंट ऑफ बीओपी अगर पूछेगा तो उसका आंसर हमारे पास अलग है। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो जनरली 2 प्रकार का कंपोनेंट होता है। ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। पहला हो गया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दूसरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन। अभी करंट अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन आएगा, कौन से ट्रांजैक्शंस को लेकर हम करंट अकाउंट बनाएंगे, कौन से ट्रांजैक्शंस को लेकर हम कैपिटल बनाएंगे। जब करंट और कैपिटल दोनों बना लेंगे तो हमारा बीओपी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आएगा और कैसे आएगा। करंट अकाउंट refers to an account which record all the transaction relating to export and import of goods। देखो देखो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब विजिबल आइटम तो आ ही गया, एंड सर्विसेज इनविजिबल आइटम भी आ गया, एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर तीसरा आइटम भी आ गया, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम चौथा आइटम गायब है। कैपिटल ट्रांजैक्शन जो चौथा आइटम था हमारा वो गायब है। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन कहां पर आएगा? कॉमन सेंस है, वो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा।
चार प्रकार का ट्रांजैक्शन था, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल। तो पहला तीन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट के अंदर में, और कैपिटल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर में। तो करंट अकाउंट कंटेन्स ऑल द रिसीट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ, पहला विजिबल आइटम, दूसरा इनविजिबल आइटम, और तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर। हमारा चौथा कंपोनेंट कैपिटल ट्रांसफर, वो यहां पे मिसिंग है, वो कहां चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर में चला जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में आते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट आर, अब करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब विजिबल ट्रेड, दूसरा इनविजिबल ट्रेड, और तीसरा वन साइडेड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, देखो फर्स्ट विजिबल ट्रेड, जितना भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा, विजिबल ट्रेड होगा, वो सारा हमारा करंट अकाउंट के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, अब करंट अकाउंट में कौन से साइड में आएगा वो भी देखो। अब मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन फॉरेन ट्रेड आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम। अगर हम कोई भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटन ऑन द नेगेटिव साइड, दैट इज डेबिट साइड। याद रखना, कोई भी अगर तुम पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट साइड में, और अगर कुछ भी रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट साइड में। बात समझ में आया? स्टार्टिंग में भी पढ़े थे हम लोग, कौन सा ट्रांजैक्शन किस साइड, डेबिट साइड में हम जितना पेमेंट करते हैं वो लिखते हैं, क्रेडिट साइड में जितना पैसा हमें आया हम उसको लिखते हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा हम इसी तरीके से करंट अकाउंट के अंदर में रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस, अगेन पैसा अगर आ रहा है तो क्रेडिट साइड में, पैसा अगर जा रहा है तो डेबिट साइड में। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कौन से अकाउंट के अंदर में होगा, करंट अकाउंट के अंदर में होगा। बेसिकली तीन प्रकार का इनविजिबल ट्रेड होता है, मतलब तीन प्रकार का सर्विसेज बेसिकली होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तीन प्रकार का होता तो हजारों प्रकार का है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट हमारा शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये तीनों में ही हमारा मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस किया जाता है। तो जब भी पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड में लिख देंगे। क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 3, यूनिलैटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, वन साइडेड ट्रांसफर। अब वन साइडेड ट्रांसफर में या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में, अगर पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड में। सिंपल सा बात है, इसमें कोई और लॉजिक नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 7, इनकम रिसीव एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर किसी प्रकार का इनकम का रिसीव हो रहा है या हम पेमेंट कर रहे हैं अब्रॉड में तो वो भी हमारा कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर में आएगा। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। अगर कोई प्रकार का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है हमें फॉरेन कंपनी से, तो उस केस में वो भी हमारा कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर में आ जाएगा। पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में, पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड में। मेरे हिसाब से चारों पॉइंट क्लियर है यहां पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अननेसेसरी और एक्स्ट्रा पॉइंट बनाया गया है जिसका कोई नीड नहीं था। अगर तुम 3 पॉइंट भी लिखोगे, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल, तब भी पूरा फुल मार्क्स तुम्हें मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम। करंट अकाउंट में जब हम करंट ईयर का सारा ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखते हैं तो वो हमें क्या शो करता है, करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम। करंट अकाउंट हमें नेट इनकम शो करता है। कैसे नेट इनकम शो करता है, देखो विजिबल आइटम में जितना भी ट्रेड हुआ, इनविजिबल आइटम में जितना भी ट्रेड हुआ और यूनिलैटरल में जितना भी ट्रेड हुआ, अगर हम टोटल मिला दें तो टोटल फॉरेन ट्रांजैक्शंस की वजह से कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो नेट में वो हमें क्या शो करेगा, हमारा इनकम शो करेगा। बोरोइंग्स वगैरह सब अलग रखा गया है, कैपिटल अकाउंट में रखा गया है। ठीक है, तो बोरोइंग्स वगैरह इनकम भी नहीं होता, इनकम का पार्ट ही नहीं, क्योंकि वो तो लाइबिलिटी है, वो फ्यूचर में देना पड़ेगा रिटर्न हमें, तो इसीलिए उसे कैपिटल अकाउंट के अंदर में रखा गया है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which affect the income output and employment of the country, so it shows the net income generated in the foreign sector। अब करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट के बीच का डिफरेंस अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम बात किए थे सिर्फ एक ही आइटम आता है, विजिबल आइटम, और करंट अकाउंट में 3 आता है, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल भी आता है यहाँ पर। ठीक है, स्कोप इसका नैरो स्कोप है बिकॉज ये एक ही आइटम को कवर करता है, इसका वाइडर स्कोप है बिकॉज ये बहुत सारे आइटम को कवर करता है। ठीक है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अब देखो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो भी कभी सरप्लस हो सकता है, कभी डेफिसिट हो सकता है, कभी बैलेंस हो सकता है। सरप्लस कब होगा, जब ज्यादा पैसा हम रिसीव किए और कम पैसा पे किए तो करंट अकाउंट में सरप्लस आ जाएगा। डेफिसिट कब होगा, जब
ज्यादा हम पे किए और रिसीव कम किए तो करंट अकाउंट में डेफिसिट आ जाएगा। और बैलेंस कब होगा? जब पेमेंट और रिसीट आपस में इक्वल होगा। तो फटाफट से एक बार देखते हैं। इन द करंट अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलेटरल रिसीट आर एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। जितना भी पैसा आएगा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और पॉजिटिव आइटम एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज आर एंटर्ड इन द डेबिट साइड। जितना भी पैसा हम पे करेंगे उसे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। द नेट वैल्यू ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑन इन द बैलेंसेस ऑन करंट अकाउंट। तो नेट में क्या आ सकता है? या तो करंट अकाउंट सरप्लस आ सकता है या तो करंट अकाउंट डेफिसिट आ सकता है। हाँ, बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस कभी होगा? सोच कर देखो, इतना बड़ा कंट्री है, क्या कभी ऐसा होगा कि जितना एग्जैक्टली हम इंपोर्ट किए उतना ही एग्जैक्टली हम एक्सपोर्ट किए? तो बैलेंस होने वाला सिचुएशन कभी भी अराइज नहीं होता है, इसीलिए वो नहीं दिया गया है। लेकिन अगर बैलेंस हो भी जाए तो इसका मतलब है जितना हम पे किए जितना हम रिसीव किए आपस में इक्वल हो गया। सरप्लस कब होगा? व्हेन रिसीव इज मोर देन पेमेंट, तो सरप्लस आ जाएगा। और डेफिसिट कब होगा? व्हेन रिसीव इज लेस देन पेमेंट, तब क्या आ जाएगा? डेफिसिट आ जाएगा। तो करंट अकाउंट सरप्लस अराइजेस व्हेन क्रेडिट आइटम मतलब रिसीव आइटम आर मोर देन डेबिट आइटम मतलब पेमेंट आइटम। इट इंडिकेट्स नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उससे हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में नेट में फॉरेन एक्सचेंज आया है। CAS arises when the value of export of goods and services more than the value of import of goods and services. CA signifies, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट सरप्लस क्या सिग्निफाई करता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, MCQ में भी आया है, 1 मार्क में भी आया है। करंट अकाउंट सरप्लस सिग्निफाइज दैट द नेशन इज अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेशन नेट में पैसा लोगों को दे रहा है। नेशन इज अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ऐसा क्यों? देखो, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों आपस में मिलकर जीरो होंगे। अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है तो यहां पर डेफिसिट करना जरूरी है, तभी तो जाकर नेट में क्या बैलेंस आएगा? जीरो बैलेंस आएगा। तो अगर करंट अकाउंट में सरप्लस आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है। कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, लोन रीपेमेंट कर रहे हैं और पैसा ले कम रहे हैं। तो इसका मतलब हम नेट में लोगों को पैसा दे रहे हैं। करंट अकाउंट में हम लोग हमारा लोन को रीपेमेंट कर रहे हैं या फिर हम लोगों को लोन दे रहे हैं, तब हमारा कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट आएगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट वे में दिया गया है। जब तुम कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ोगे तब तुम्हें ये लाइन समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों लिखा गया है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और कम पैसा हमारे पास आ रहा है। तो नेट में पैसा हमारे पॉकेट से खर्चा हो रहा है, तो ये नेट का जो पॉकेट का पैसा खर्चा होगा ये आएगा कहां से? हम खुद तो प्रिंटिंग कर नहीं सकते, बिकॉज ये फॉरेन करेंसी है। इंडियन करेंसी होता तो हम प्रिंट कर लेते। बिकॉज ये फॉरेन करेंसी हम प्रिंट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग्स करना पड़ेगा। तो बोरोइंग्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वी आर लोन टेकर, हम लोन ले रहे हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट सिग्निफाइज दैट द नेशन इज अ बोरोवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो कंट्री है वो नेट में लोगों से पैसा बोरो कर रहा है। ये दोनों लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट सरप्लस क्या सिग्निफाई करता है और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तुम्हें एक समरी दिया हुआ है, कब कौन सा ट्रांजैक्शन को कौन से साइड में लिखना है, करंट अकाउंट का कौन सा विजिबल का कब डेबिट साइड में लिखना है, नेट में कहां क्रेडिट साइड में लिखना है। ये सारा तुम्हें एक समरी दिया गया है जिसका अभी फिलहाल हमें कोई काम नहीं है। तुम ऑलरेडी ये सारा पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। ये रहा स्क्रीन के सामने लिखा गया है। चलते हैं आगे। कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट नहीं होगा, ये कैपिटल होगा। नहीं सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या होगा? ये समरी जो दिया गया है इसका हेडिंग नीचे आ गया है, तो इस हेडिंग को उठाकर, ये जो हेडिंग है इसको उठाकर इस टेबल के ऊपर ले आओ, यहां पर ले आओ और यहां पर लिख दो। ठीक है, तो गलती से टेबल ऊपर हेडिंग नीचे हो गया है। हेडिंग को ऊपर ले जाओ, टेबल को नीचे ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शंस होना है क्या नहीं होना है ये हमें डिस्कस करना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, चलो शुरू करते हैं। कैपिटल अकाउंट, हाँ 2 पार्ट में वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। अभी तक जो तुम्हें वीडियो देखने को मिला वो पहले रिकॉर्ड हुआ था और अभी कैपिटल अकाउंट बाद में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो बीच में कंफ्यूज मत होना कि अचानक से सर बदल कैसे गए। ठीक है, देखो कैपिटल अकाउंट अब क्या होता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम पढ़ लिए करंट अकाउंट का सारा ट्रांजैक्शन, किस हिसाब से करंट अकाउंट में डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, सरप्लस कब होता है, डेफिसिट कब होता है, कब बैलेंस होता है करंट अकाउंट का बैलेंस। अब आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में
बहुत प्रकार का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है जिससे हमारा एसेट और लायबिलिटी का पोजीशन इंपैक्ट करता है। जैसे कि मान लो मैं अगर कोई लोन को रीपे किया, तो जब मैं लोन को रीपे किया तो फॉरेन एक्सचेंज तो मेरा रिड्यूस होगा ही, साथ में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो मेरा लोन्स था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर मान लो मैं कोई नया एसेट खरीदता हूं तो उससे क्या होगा, मेरा फॉरेन एक्सचेंज तो रिड्यूस होगा, वो मेरा करंट वो मैं पे करूंगा, लेकिन मेरे एसेट में बैलेंस शीट में एसेट साइड में मेरा एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वो ट्रांजैक्शंस होता है जिसका कोई एक इंपैक्ट बैलेंस शीट पे पड़ता है, या तो दोनों इंपैक्ट बैलेंस शीट पे पड़ रहा है या तो कोई एक इंपैक्ट बैलेंस शीट पे पड़ रहा है। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट यूज क्यों होता है, कैपिटल अकाउंट फाइनेंस करता है डेफिसिट इन करंट अकाउंट। जो भी करंट अकाउंट में डेफिसिट रह गया, हमारा मान लो करंट अकाउंट में साल भर का ट्रांजैक्शंस हम देखें, हम पेमेंट ज्यादा किए, रिसीव कम किए, तो जो नेट में डेफिसिट रह गया, वो डेफिसिट का पैसा कहां से आएगा, वो डेफिसिट का पैसा हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट से लेकर करंट अकाउंट में। और एब्जॉर्ब सरप्लस इन करंट अकाउंट, अगर मान लो किसी रीजन से सरप्लस हो जाता है करंट अकाउंट में, तो वो सरप्लस का पैसा, जब हम करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो हम हमारे पास से पैसा दे रहे हैं, तो जब सरप्लस होगा तब पैसा लेंगे भी, तो उस टाइम एब्जॉर्ब भी होता है हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा करंट अकाउंट में रह जाता है। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल ट्रांसफर, सो इट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। कंपोनेंट्स क्या क्या होगा, सबसे पहला कंपोनेंट बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैं कोई प्रकार का बोरोइंग कर रहा हूं या किसी को लोन दे रहा हूं, दोनों ही केस में बैलेंस शीट का फिगर इंपैक्ट होता है। बोरोइंग कर रहा हूं तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा और मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा। अगर मैं लेंडिंग कर रहा हूं तो लेंडिंग के केस में मेरा फॉरेन एक्सचेंज कम होगा, साथ ही साथ में मेरा एसेट इंक्रीज होगा। तो दोनों केस में बैलेंस शीट का फिगर इंपैक्ट होता है। तो पहला कंपोनेंट आ गया बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर मान लो कोई प्रकार का इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स हमारे कंट्री में करते हैं, तो वो लोग जो पैसा लेकर आएंगे तो उससे हमारा यहां पर फॉरेन एक्सचेंज तो बढ़ेगा, साथ में वो इन्वेस्टमेंट का पैसा हमें फ्यूचर में रीपे करना है तो वो हमारे लायबिलिटी साइड में भी आ जाएगा। तो उसी केस में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट टू या फ्रॉम अब्रॉड होता है, हम किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाहर फॉरेनर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगेन हमारे बैलेंस शीट में इंपैक्ट पड़ता है, और उस केस में हम लोग इसको लिखते हैं करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर में। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, जनरल नॉलेज का बात है ये हमारे एग्जाम पर्पज से उतना रेलेवेंट नहीं है। दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई फॉरेनर इंडिया में आकर डायरेक्टली एसेट को परचेज कर रहा है। डायरेक्टली अगर एसेट को परचेज कर रहा है तो वो एसेट का कंप्लीट ओनरशिप किसका है, उस फॉरेनर का है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन उस फॉरेनर का चलेगा उस एसेट के ऊपर। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के केस में क्या होता है, फॉरेनर पूरा एसेट नहीं खरीदता, वो कंपनीज के कुछ शेयर्स को खरीद लेता। जब वो कुछ शेयर्स को खरीदता है तो उसका कंप्लीट ओनरशिप नहीं आता, उसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं आता, पार्ट ओनरशिप पार्ट कंट्रोल होता है, लेकिन वो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। और थर्ड कंपोनेंट हमारा जो कैपिटल अकाउंट का है वो है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है उसमें अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर में आएगा। लेकिन याद रखना, रिजर्व का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो हमारे बैलेंस शीट का पार्ट है। लेकिन जो चेंजेस हो रहा है, अगर मान लो किसी रीजन से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वो जो चेंजेस है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। अ चेंज इन रिजर्व सर्व्स एज द फाइनेंसिंग आइटम इन इंडियाज बीओपी। एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड या फिर क्रेडिट साइड। अगर हम रिजर्व से कोई पैसा निकाल रहे हैं तो वो हमारे लिए पॉजिटिव साइड क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और अगर हम रिजर्व में पैसा डाल रहे हैं तो वो हमारे नेगेटिव साइड या फिर डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट चेंजेस इन रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन बीओपी अकाउंट एंड नॉट रिजर्व्स। जो चेंजेस है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस। अब बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट बताओ तुम क्या हो सकता है। अगेन वही सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड को तो छोड़ देते हैं, रेयरेस्ट सिचुएशन है, कभी होता नहीं है। तो हम बात करेंगे सरप्लस और डेफिसिट के बारे में। सरप्लस कब होगा, जब रिसीव ज्यादा होगा और पेमेंट कम होगा। डेफिसिट कब होगा, जब रिसीव कम होगा और पेमेंट ज्यादा होगा। तो ये दोनों आ गया हमारा बैलेंसेस ऑन
कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट दो प्रकार से हो सकता है, सरप्लस या फिर डेफिसिट। वो सेम टॉपिक कंटिन्यूली चल रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इसको आराम से पढ़ना, सेम ही चीज लिखा हुआ है, कब डेबिट में लिखेंगे, कब क्रेडिट में लिखेंगे, कब डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट ज्यादा होगा। नेट में कंक्लूजन यही है कि सरप्लस कब होगा, जब रिसीव ज्यादा होगा पेमेंट कम होगा, और डेफिसिट कब होगा, जब पेमेंट ज्यादा होगा रिसीव कम होगा। बात खत्म। इन एडिशन टू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार। इन एडिशन टू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट देयर इज वन मोर एलिमेंट इन बीओपी नोन एज एरर्स एंड ओमिशंस। अब एरर देखो, इतना बड़ा कंट्री है, 131 करोड़ जनता है और इतने सारे कंट्रीज के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो रियल में हर ट्रांजैक्शन को परफेक्टली रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं होता। बहुत बार बहुत सारे ट्रांजैक्शंस छूट जाते हैं, कभी कभार गलतियां हो जाती है, तो एंड में हम एडजस्टमेंट जो करते हैं वो होता है एरर्स एंड ओमिशन। जो एरर हो गया, ओमिशन हो गया, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट तो है ही, साथ में एरर्स एंड ओमिशन का भी हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो एरर्स एंड ओमिशन उतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार पूछ लेता है। which reflect the inability of to record all international transactions accurately। अब आता है component of capital account। देखो 1 2 3 4, दिस इज समरी। ये हम पहले भी पढ़ लिए, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग पहला कंपोनेंट, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड दूसरा कंपोनेंट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तीसरा कंपोनेंट, और कैपिटल रिसीट्स चौथा कंपोनेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट वर्सेस बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, पूरा 100% याद करके जाना, मन से कुछ भी मत लिखना। देखो 3 डिफरेंसेस दिया गया है, बेसिकली 3 और भी होना चाहिए, 3 ही है, चलो 3 ही है। तो तीनों डिफरेंस को अच्छे तरीके से याद रखना। हम भी एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी, करंट और कैपिटल, किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ब्रिंग्स अ चेंज इन द करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को करंट इनकम से कोई लेना देना है। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री, ये हमारे एसेट और लाइबिलिटी को चेंजेस करता है, ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है, और ये हमारे इनकम को चेंज करता है। करंट अकाउंट हमारे इनकम को चेंज करता है और ये हमारे कैपिटल स्टॉक को चेंज करता है। कॉन्सेप्ट, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर मेजर करा जाता है, और ये है स्टॉक कॉन्सेप्ट क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर में मेजर किया जाता है। कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट आएगा? पहला में करंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और हमारा इनकम, रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो भी हमारा आ गया फोर्थ कंपोनेंट। कैपिटल अकाउंट के केस में हम 4 कंपोनेंट बात किए, बेसिकली तो 3 ही है लेकिन 4 भी लिख सकते हो। बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और कैपिटल रिसीट, जितना भी आ जाएगा टोटल जो हम करके लिखेंगे उसको भी हम अलग से लिख सकते हैं, लेकिन खास कोई लिखने का जरूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट आर ऑटोनोमस एंड व्हाट आर अकोमोडेटिंग आइटम? जो भी ट्रांजैक्शन हम ड्यूरिंग द ईयर कर रहे हैं वो सारा ट्रांजैक्शन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। मान लो मैं कोई सामान खरीदता हूं, कोई सामान बेचता हूं, लोन लेता हूं, इंटरेस्ट पेमेंट करता हूं, जो भी करता हूं, सारा ट्रांजैक्शन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। अब साल भर खत्म हो गया, हम ट्रांजैक्शन करते हुए आ रहे हैं, क्या एट द एंड ऑटोमेटिकली सब कुछ मैच हो जाएगा? नहीं होगा, कुछ तो डिफरेंसेस रह ही जाएगा, या तो डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा, क्रेडिट कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, डेफिसिट या फिर सरप्लस निकल कर आएगा। तो अब इस डेफिसिट और सरप्लस को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, और जब हम उसको एडजस्टमेंट करते हैं वो हम एकोमोडेटिंग आइटम के थ्रू एडजस्ट करते हैं। तो 2 प्रकार का ट्रांजैक्शन हो गया, एक हो गया ऑटोनोमस आइटम, दूसरा हो गया एकोमोडेटिंग आइटम। इसे थोड़ा डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ऑटोनोमस आइटम, क्योंकि ये टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत बच्चे भूल गए होंगे, तो मैं इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ा देता हूं। ऑटोनोमस आइटम रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो कि हम नॉर्मली हमारे साल भर ड्यूरिंग द ईयर करते हैं। These item are also known as above the line item, ये है उसका एक और नाम, above the line item। Autonomous transaction are independent of the state of BOP account, हमें बीओपी से कोई लेना देना नहीं होता। हम ड्यूरिंग द ईयर जब ट्रांजैक्शन करते हैं, बाइंग, सेलिंग, परचेज जो भी करते हैं, उस टाइम हम जाकर चेक नहीं करते कि बीओपी सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। हमें जो ट्रांजैक्शन करना होता है वो हम लोग कर लेते हैं। तो जब भी हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस करते हैं तब हमें बीओपी को चेक करने की जरूरत नहीं है, और ना हमें बीओपी से कोई फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन सच अ ट्रांजैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रीज बीओपी सिचुएशन।
ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में भी होता है, कैपिटल में होता है। जनरली लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो तो करंट अकाउंट में ही सिर्फ होना चाहिए, कैपिटल में तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, करंट और कैपिटल का डिफरेंसेस अलग है, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग का डिफरेंसेस अलग है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन दोनों जगह हो सकता है, करंट में भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है। अकोमोडेटिंग के केस जब आएगा तब हम पढ़ेंगे, अभी बात को समझो। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वो है जो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द बिजनेस वो होता है। मान लो अगर मैं लोन ले रहा हूं तो ये भी मेरे बिजनेस का पार्ट है, तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं तो ये मेरे बिजनेस का जो पार्ट है ये हमारा कैपिटल करंट अकाउंट में आएगा। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग से लेना देना नहीं है। ऑटोनोमस आइटम दोनों जगह हो सकता है, करंट में भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है। ऑन द करंट अकाउंट एग्जांपल दिया हुआ है, merchandise export and import of goods are autonomous transaction. On the capital account, receipt and repayment of long term loans by private individuals are autonomous transactions. Surplus or deficit in BOP, BOP account is in surplus when autonomous receipts are more than autonomous payment. Same वही चीज है, हर जगह सरप्लस जब भी आएगा लिख देना रिसीव इज मोर देन पेमेंट, और जब भी डेफिसिट का बात आएगा लिख देना पेमेंट इज मोर देन रिसीट, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एकोमोडेटिंग आइटम। व्हाट आर एकोमोडेटिंग आइटम, देखो ध्यान से। accommodating item refers to those transactions which are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction. ये जानबूझकर किया गया, undertaken to cover, हम जानबूझकर किए। ये ऑटोमेटिक बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग अ बिजनेस ये नहीं हुआ है। हम साल भर का ट्रांजैक्शन कर लिए, अब हमें पता चला कि अरे इतना सारा डेफिसिट हो गया या इतना सारा सरप्लस हो गया। अब इस सरप्लस को जब हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, हमें एंड में लाकर बैलेंस, बीओपी को बैलेंस करना होता है। तो जब ये सरप्लस और डेफिसिट का हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, वो सारे एडजस्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम बोलते हैं। मतलब ये जानबूझकर किया गया है, ये ट्रांजैक्शंस नहीं करते तो भी चलता, जस्ट बिकॉज बीओपी बैलेंस्ड नहीं था और सब कुछ प्रॉपर्ली नहीं मैनेज हो रहा था, तो हम कुछ ट्रांजैक्शन जानबूझकर किए जिससे कि हमारा बीओपी बैलेंस भी हो गया और बाकी सब कुछ भी हमारा ठीक हो गया। ठीक है, एकोमोडेटिंग आइटम रेफर्स टू दोस ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। सच ट्रांजैक्शंस आर डिटरमिन्ड बाय नेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। दीज आइटम आर आल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम। ये हमारा क्या होता है, बिलो द लाइन आइटम होता है। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर कंपेंसेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस which are meant to correct the disequilibrium in autonomous transaction। जो autonomous में disequilibrium आएगा, disequilibrium मतलब रिसीट और पेमेंट जब समान नहीं होगा उसे हम बोलेंगे disequilibrium। जब भी disequilibrium आएगा तब हमें accommodating transactions का हेल्प लेना पड़ेगा जिससे कि हम उसे रिटर्न बैलेंस कर पाए। अब ये कैसा कैसा होता है, the sources used to meet the deficit in BOP are foreign exchange reserve। हम कुछ ट्रांजैक्शंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू करेंगे, कुछ बोरोइंग्स कर लेंगे फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज, कुछ फॉरेन कंट्रीज से हम लोग बोरोइंग करेंगे। ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि बीओपी को हम लोग ठीक कर पाए। ठीक है, चलो अब यहां पर डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, ऑटोनोमस का और अकोमोडेटिंग का पूरा लर्न करना है, कुछ भी अपने मन से लिख कर नहीं आना है। अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्टली तुम्हें याद करके लिखना है, बेसिस भी लिखना है, ऑटोनोमस भी लिखना है, अकोमोडेटिंग भी लिखना है, सही तरीके से पूरा डिफरेंस बिटवीन को लिख कर आना। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट और आखिरी छोटा सा टॉपिक, डेफिसिट या डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहां सरप्लस क्यों नहीं बोला, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर कई सालों से सिर्फ डेफिसिट चलता हुआ आ रहा है, इसीलिए हमें सिर्फ डेफिसिट के बारे में पढ़ाता है, सरप्लस के बारे में नहीं पढ़ाता है। वरना एक ही डिसइक्विलिब्रियम का मतलब सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। हम सिर्फ डेफिसिट को इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इंडिया जैसे कंट्री में हर साल डेफिसिट ही होता है, कभी सरप्लस होता नहीं है। इसीलिए यहां पर हेडिंग में लिख दिया कि हम सिर्फ डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज अ स्टिल पॉसिबिलिटी फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बी इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी ऑफ द country may be either in the form of deficit or as surplus. A surplus in the BOP does not pose much a problem. However, a deficit often creates difficult problem for the economy. जब भी deficit होगा इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगा। A deficit in balance of payment account arises when total inflows on account of autonomous transaction are less than total total outflow on account of such transaction। जब inflow लेस होगा आउटफ्लो से
तब होगा हमारा क्या, डेफिसिट। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ इनफ्लो ऑन द अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इज एक्सीड्स द आउटफ्लो इन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। फालतू चीज लिखा हुआ, इतना तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता। काटो इसको और लिखो, अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है तो ये हो गया डेफिसिट, और अगर इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो तो ये हो गया सरप्लस। बस बात खत्म, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा चैप्टर सभी को क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर 1 से 12 पूरा कवर हो गया है, सिर्फ एक चैप्टर नंबर 4 बाकी है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें करवाऊंगा, और हमारा पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।